वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसको हम लोग एडीएमई भी बोलते हैं। तो गाइस, ये सब हम कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे और बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे। तो गाइस, ये हो गया पार्ट 1। और गाइस, इस वीडियो में बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट आने वाला है, तो वीडियो में आप खो जाओगे। इससे अच्छा है कि अभी आप वीडियो को लाइक कर दो। अब देख लेते हैं हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है। ये जनरली 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो फार्माको और एक काइनेटिक्स। फार्माको से आप समझ रहे होगे कि ड्रग या मेडिसिन, और काइनेटिक्स से आप ये समझ रहे होंगे कि मूवमेंट, यानी कैसे जो ड्रग है उसका मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमें यही पढ़ना है। तो अगर सिंपल इसका डेफिनेशन अगर लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखोगे। तो इसमें आप बताओगे कि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं तो किसका स्टडी करते हैं, तो ड्रग का स्टडी करते हैं। कैसे ड्रग का मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर, डेट मीन्स एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद कैसे वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद कैसे वो मेटाबोलाइज हो जाता है, यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, और उसी को हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। और उसके बाद इसका एक्सक्रीशन हो जाता है बॉडी से। तो गाइस, ये जितने भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म है ना, ये सब 10 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से वीडियो देखो और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है आपको इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग इसको एडीएमई भी बोलते हैं, यानी आप समझ ही गए होंगे क्यों बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम लोग स्टडी करना होता है एब्जॉर्प्शन, कैसे हम लोग जो ड्रग लेते हैं वो ब्लड स्ट्रीम तक जब तक ना पहुंचे तब तक उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, यानी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच गया, डेट मींस उसका एब्जॉर्प्शन हो चुका है। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद उसका एक्सक्रीशन होता है। तो ये गाइस आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने बस ऊपर से बताया, भी मैं इसको डिटेल में ले जाऊंगा, बट यहाँ पे अभी हमें उतना जरूरत नहीं है। तो पहले हम लोग ऊपर से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे गाइस, जितने भी ये प्रोसेसेस हम कर रहे हैं ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में गाइस हमें क्या जरूरत पड़ रहा है, यहाँ पे बैरियर्स आ रहे हैं। इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, जैसे कि ये बैरियर बात करूं मैं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, कैपिलरी बैरियर, सेल मेम्ब्रेन, तो इन सब की भी हमें स्टडी करनी है अभी। तो हम देख लेते हैं। हम इस डायग्राम से आई होप आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और समझ आएगा। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। गाइस, नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, डोंट वरी, बट यहाँ पे समझ लीजिए एकदम अच्छे से आप। तो हमारे पास मेडिसिन है और एक ही ये आदमी है। तो हम क्या कर रहे हैं, ओरली ड्रग दे रहे हैं। यहाँ पे याद रखना गाइस, ओरली की बात कर रहा हूं मैं। ओरली लेने के बाद ना क्या होता है कि आपको मैं 2 पाथवे से यहाँ पे बताऊंगा कि जैसे ही हम लेंगे ना, वैसे ही हमारे स्टमक में आएगा, और स्टमक में क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, एब्जॉर्प्शन होगा। और यही ड्रग जो है वो इंस्टेटाइन में जाएगा, और यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, ड्रग आया और इसके जो ये गाइस देख रहे हो एपिथेलियम लाइनिंग यहाँ पे स्टमक के वॉल पे, और यहाँ पे इंस्टेटाइन के ये लेयर्स पे। तो यहाँ पे गाइस एपिथेलियम लाइनिंग के द्वारा ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, और ब्लड स्ट्रीम से कहाँ चला जाता है, टिश्यू में, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, और टिश्यू में जाके उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद एक्सक्रीशन हो जाता है। आई होप आपको बस इतना समझ आ गया होगा। ये एक पाथवे मैंने बता दिया। और दूसरा पाथवे मैं बता रहा हूँ कि जो हम मेडिसिन लेते हैं ना, मेडिसिन क्या होता है कि वो स्टमक में जाएगा, इंस्टेटाइन में भी जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे गाइस ये वेन्स देख रहे हो, ये वेन्स है, ये नसें हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये इंस्टेटाइन है, यहाँ से यहाँ पे हमने ड्रग आया, ड्रग आने के बाद इसके अंदर घुस गया, इंस्टेटाइन में जो ड्रग है वो इसके अंदर घुस गया, और इन वेन्स के बाद ये कहाँ जा रहा है, ये कनेक्ट हो रहे हैं ये हिपैटिक पोर्टल वेन से। ये हिपैटिक पोर्टल वेन्स जो होती है ना, ये लिवर के अंदर जाती है, और लिवर के अंदर जाने के बाद इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। अब आपको समझ आया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। पहले ड्रग स्टमक में, फिर इंस्टेटाइन में, उसके बाद वो हिपैटिक पोर्टल वेन से कहा जा रही है, लिवर के अंदर, और लिवर में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सबसे पहला मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से जो ये ओवरऑल ड्रग होती है ना, इसका जो इफेक्ट होने वाला होता है वो कम हो जाता है, अगर वो इस वाले पाथवे को फॉलो करती है। एक दूसरा पाथवे मैंने इससे पहले क्या बताया था कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम इंस्टेटाइन से होकर के ब्लड में जा रही है, बट यहाँ पे लीवर के बाद वो ब्लड में जा रही है, उसके बाद टिश्यू में जा रही है। वही मैंने यहाँ पे गाइस आपको लिखा है बहुत ही सिंपल वे में, अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहो तो। जो ड्रग है वो एक पाथवे मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में क्या बताया, ओरल रूट से हमने ड्रग लिया, वो स्टमक इंस्टेटाइन में गया, एपिथेलियम लाइनिंग के द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, और वो ब्लड में चला गया, और ब्लड में जाने के बाद क्या हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ टिश्यू में, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होकर के वो निकल गया, यानी उसका एक्सक्रीशन हो गया मेटाबॉलिज्म के बाद, और वो एक्सक्रीट आउट हो गया ड्रग। और दूसरा पाथवे मैंने जो अभी बताया था वो क्या हुआ, स्टमक में गया,
जो भी ड्रग हमने लिया उसके बाद क्या हुआ, हिपैटिक पोर्टल वेन्स जो कि कनेक्टेड होती है कहां से, डाइजेस्टिव सिस्टम से और इंस्टेटाइन से, वहां से वो लीवर में भेज देती है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्टिव फॉर्म है ना ड्रग का वो लेस एक्टिव हो जाता है। इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं ज्यादा, मतलब आईवी का जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो 100% होता है और जो ये टैबलेट होता है इसका कम होता है। अब मैं ये बता देता हूं, आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि ये 2 पाथवे क्यों फॉलो कर रहा है। तो जो हमारे ड्रग है ना, ये मेडिसिन, इसका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से ये दोनों पाथवे शो कर सकता है। एक तो डायरेक्ट चला जाए ये ब्लड के अंदर और ये लीवर में चला जाए। तो गाइस ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जितने भी मेडिसिन होते हैं वो सभी सब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाते हैं, तब तो लोग डॉक्टर प्रीफर ही नहीं करेगा इसको देना। तब तो सब बोलेंगे भाई इंजेक्शन लगवाओ, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा एक्शन प्रोवाइड करवाता है और मेडिसिन का। लेकिन ऐसा नहीं है। तो गाइस मेडिसिन ये दोनों पाथवे को फॉलो करती है। तो जो मैंने अभी आपको बताया, आई होप आपको ये मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से भरा होने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद वो वेन्स कनेक्टेड होती है, मालूम ही है, फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है जो हमारे ब्लड फ्लो होता है, और उसके बाद वो टिश्यू में चला जाता है। तो ये भी हम देखेंगे कि कैसे वो टिश्यू के अंदर कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म के द्वारा वो कन्वर्ट कर देता है ड्रग को हमारे सॉल्युबल में, मतलब वाटर सॉल्युबल में, जिसकी वजह से यूरिन के थ्रू वो निकल जाता है। आई होप आपको गाइस ये फर्स्ट पेज समझ आ गया होगा। अब वेट, मैं सेकंड पेज लगा देता हूं। अब सेकंड पेज को समझते हैं गाइस, देख लेते हैं बहुत ही सिंपल वे में। अब क्या हो रहा है, हमने इतना तो पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसके बाद अब थोड़ा देख लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन अब यहाँ पे भी होगा, कैसे होगा वो अब देख लेना है गाइस। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं बिकॉज जो हमने ब्लड के अंदर गया है, एब्जॉर्प्शन होके जो ड्रग गया है, वो ड्रग अब टिश्यू के अंदर आएगा। तो टिश्यू के अंदर हमें मालूम है टिश्यू सेल से बना हुआ रहता है, और उसके एंटर होने के लिए सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन है गाइस, ये इतना स्ट्रक्चर। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, एंट्री नहीं प्रोवाइड करवाते हैं जनरली, और कैसे एंट्री होंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ड्रग लिया, तो ड्रग लेने के बाद जो हमारा ड्रग होता है ना, वो हाइड्रोफिलिक या फिर लिपोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग को कहते हैं, और लिपोफिलिक किसको हम बोलते हैं गाइस, लिपोफिलिक जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है, यानी लिपिड लविंग। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझे तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ना, ये फॉस्फोलिपिड, यहाँ पे ये एक गाइस देख रहे हो, ये एक फोस्फोलिपिड है, ये भी फोस्फोलिपिड, नीचे वाला भी फोस्फोलिपिड, और ये लेयर है, इसलिए इसको बोला गया है फोस्फोलिपिड बाई लेयर, यानी 1 लेयर और ये 2 लेयर, 2 लेयर है। और गाइस अगर मैं इसके ये हेड पोर्शन की सिर्फ बात करूं ना, तो ये हेड पोर्शन क्या होता है, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। अब समझ गए गाइस। और जो ये नीचे का ये टेल वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग नेचर का है ये। तो जो ड्रग आएगी तो यहाँ से ये बैरियर बन गया, दैट मीन्स वो तो एंटर हो नहीं पाएगी जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है, क्योंकि वो हेड तक आएगी और टेल पे नहीं जा पाएगी। टेल पे इसलिए नहीं जा पाएगी बिकॉज ये वाटर हीटिंग है। तो गाइस समझ लेते हैं, 1 मिनट पेजेस गिर गया। सो गाइस जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि हमने एक ड्रग है, हमारे पास एक ड्रग है जो कि लिपिड सॉल्युबल नेचर का है। तो ये ड्रग आया और जनरली ये एंटर कर गया आराम से और क्रॉस भी कर गया बहुत इजीली। जो लिपोफिलिक नेचर के जो ड्रग्स होते हैं वो इजीली, यानी लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर रहे हैं। बट वहीं पे हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। भाई अब कैसे नहीं हो रहा, और ये लिपोफिलिक ये कैसे कर गया, तो ये भी हमें समझना होगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है ना कि लिपोफिलिक लिपोफोबिक, यानी लिपिड लविंग ड्रग या लिपिड हेटिंग ड्रग। मतलब कि यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है ना कि जो ये हेड पोर्शन है ये लिपोफिलिक नेचर का है यानी लिपिड लविंग, और जो टेल पोर्शन है ये लिपोफिलिक यानी लिपिड लविंग ड्रग से तो इनको कोई मतलब ही नहीं है। और गाइस ये बीच में ना गैप होता है, ये कभी भी चिपके हुए नहीं रहते हैं। आपने गाइस पहले डायग्राम बना दिया होगा पहले 11-12 में टच करके, बट ये टच करके डायग्राम नहीं होता, इसके अंदर ल्यूब्रिकेंट भरे हुए रहते हैं यानी फ्लूइड टाइप का, जिसकी वजह से ये मूव कर रहे होते हैं अप एंड डाउन जैसे हम बॉडी मूव करते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ से ये आराम से क्रॉस कर गया जितने भी ड्रग्स होती है। बट हाइड्रोफिलिक जो ड्रग्स होती है ना, उनके लिए यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन से क्रॉस होकर के तभी वो क्रॉस कर पाएंगे हाइड्रोफिलिक ड्रग। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। और ये कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में। तो गाइस इतना आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपने पहले से पढ़े हुए होंगे।
तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, लिपोफिलिक ड्रग इजिली क्रॉस कर देते हैं मेम्ब्रेन को और इनका फास्टर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बट हाइड्रोफिलिक जो ड्रग्स होती है वो क्रॉस नहीं कर पाती है इजिली सेल मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से इनका लोअर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। यानी जो हमारे ड्रग्स जो हम लेते हैं अगर वो लिपिड नेचर का है तो वो जल्दी से एक्शन प्रोवाइड करवा देगा और ये थोड़ा लेट एक्शन प्रोवाइड करवाएगा। आई होप आपको गाइस अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन अगर क्लियर कर दिया हो ना तो ये भी आपका क्लियर हो चुका है, इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्ट 3 टाइप्स के हम पढ़ेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस, जिसको हम लोग पिनोसाइटोसिस भी बोलते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है सिंपल डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, और इसमें आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। तो गाइस 1 बाय 1 देख लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में गाइस क्या होता है, आई होप आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी भी डाउट के लिए आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, जो हमारा ड्रग है वो क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन को बिना एनर्जी, यानी इसमें एनर्जी चाहिए ही नहीं चाहिए होता है। और इसमें 95% ड्रग मॉलिक्यूल जो होता है वो पास कर देते हैं, बिकॉज मोस्ट जितने भी लिपोफिलिक नेचर के ड्रग होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से इजिली क्रॉस कर जाते हैं। अब गाइस मोस्ट ऑफ द लिपिड लविंग ड्रग है तो इजिली क्रॉस करना है। बाकी ड्रग जो हाइड्रोफिलिक है उनके लिए हम आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ज्यादा कंसेंट्रेशन में इसमें क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट होता है ड्रग का, ये होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमें बस 3 पॉइंट्स एक मैंने बता दिया, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं होता। मोस्ट ऑफ द ड्रग ये पैसिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो करते हैं और ये फॉलो करता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मीन्स हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट होना ड्रग का, यानी यहाँ पे ज्यादा कंसेंट्रेशन हो गया तो ये इजीली क्रॉस कर जाएंगे। इनको कोई भी एनर्जी और किसी चीज का कैरियर प्रोटीन का चाहिए नहीं होता। तो गाइस ये पेज खत्म हो गया। वेट अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज अब हम लोग इसके अंदर पैसिव डिफ्यूजन के अंदर सिंपल डिफ्यूजन पढ़ रहे थे। अब सिंपल डिफ्यूजन गाइस क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन इज द ट्रांसफर ऑफ ड्रग, यानी इसमें ड्रग का ट्रांसफर होता है सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ। जैसा कि डायरेक्शन होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का वैसा ही, यानी एक तरफ हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का इस क्या होता है, एक साइड इसका हाई कंसंट्रेशन होता है ड्रग का और एक साइड लो कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पे ज्यादा ड्रग यहाँ पे कम है तो ज्यादा से कम में मूवमेंट होना, तो यही होता है सिंपल डिफ्यूजन। तो आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसके अंदर थोड़े थोड़े पढ़ने हैं। और ये लिपिड ड्रग्स के लिए होता है, हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए नहीं होता, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया। और जो ये स्पीड ऑफ डिफ्यूजन यानी सिंपल डिफ्यूजन जो होता है उसका स्पीड किस पे डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। कितना ज्यादा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है और कितना ज्यादा हमारा जो ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबिलिटी है, तो उस पर ये डिपेंड करता है, उतनी जल्दी क्या मूव कर जाता है। अब फिल्ट्रेशन देख रहे हैं। फिल्ट्रेशन को ही हम लोग एक्वस डिफ्यूजन कहते हैं। तो 2 मार्क्स में आ गया तो गाइस फिर आप समझ नहीं पाओगे कि एक्वस डिफ्यूजन होता क्या है। अरे वही तो है फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये पैसेज होता है जिसमें जो ड्रग्स होता है वो एक्वोस्पोर, ये एक्वोस्पोर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये जो हमारे यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो लिपिड फॉस्फोलिपिड जो है गाइस, 2 फॉस्फोलिपिड के बीच में यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो इस टाइप के इसका स्ट्रक्चर सिंपली मैंने बना रखा है, तो इसी टाइप से ये होता है और इनको हम लोग एक्वोस्पोर कहते हैं। एक्वोस्पोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोफिलिक जो ड्रग्स होती है, मेनली हाइड्रोफिलिक ड्रग जो होती है वो यहाँ से मूव करती है, वो बीच में से मूव तो कर नहीं सकती, तो उनके लिए ये पोर्स चाहिए होता है एक्वास्पोर्स। तो इन्हीं एक्वास्पोर्स के जरिए ये हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है वो इजिली क्रॉस कर जाती है। तो ये हो गया फिल्ट्रेशन। और यहाँ पे गैस वही लिखा है, वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होती है वो क्रॉस कर जाती है मेम्ब्रेन से बाय फिल्ट्रेशन, जैसे कि यूरिया। और ये जो है ना ये बहुत ही छोटे साइज में होते हैं, स्मॉल साइज जिनको हम बोलते हैं, वो एकदम छोटे छोटे साइज में होते हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉस कर पाते हैं एक्वास्पोर से। अब बात करते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। सेकेंड हमने देखा था कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में जनरली क्या होता है, जो हमारा ड्रग है वो मूव नहीं करता बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट से, मतलब कि जो ड्रग्स मोस्ट ऑफ द ड्रग तो वहां से मूव कर रहे हैं और जो बच गए हैं ड्रग जो मूव नहीं कर पाते वो मूव करते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से, जिसके अंदर एनर्जी की जरूरत पड़ती है और या फिर कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ जाती है। तो इसके अंदर हमें पढ़ना था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जनरली आप यहाँ पे गाइस देख सकते हो
यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आप गाइस देख रहे हो कि ये हमारा ड्रग है और ये हमारा ड्रग जो है वो लो कंसेंट्रेशन में है। तो गाइस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें कैरियर प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये रहा कैरियर प्रोटीन और यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। विदाउट एनर्जी जो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन पे मूव करना है ना, वो नहीं हो पाएगा। यानी लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन पे मूव करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे गाइस देख लो जो ड्रग है वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर रहा है बाय हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन आया यहाँ पे जाकर के अटैच हुआ और ये क्या हुआ, मुड़ गया। डेट मीन्स ये इजीली क्रॉस कर गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो ड्रग्स है, और ये पेज फिनिश आउट हुआ। अब नेक्स्ट पेज गाइस है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन गाइस इसके अंदर ही आता है कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन के अंदर, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो इसके अंदर होता क्या है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें जो कैरियर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि उसमें एनर्जी की जरूरत थी, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो मेनली तो एक पॉइंट मैंने ये आपको बता दिया, और इसमें तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कैरियर अगर एनर्जी की रेट नहीं है तो भाई इसमें चाहिए हमें कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन यहाँ पे गाइस देख रहे हो गाइस, यहाँ पे तो मूवमेंट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मूवमेंट अक्रॉस इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जैसा यहाँ पे गाइस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये था ना कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना गाइस, उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हाई से लो की तरफ ही होता है, एक्टिव में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन में आप ड्रग देख रहे हो, ये इजीली मूव कर जाएगा। लो कंसेंट्रेशन में भाई ये आप कैरियर प्रोटीन में आया, फंसा और ये क्या किया, रिलीज कर दिया। तो सिंपली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यही होता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, जो कि थर्ड वन है और ये लास्ट वन है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो ये आप गाइस देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन की जो गाइस ये आप ऊपर वाली लेयर देख रहे हो फॉस्फोलिपिड लेयर, ये फॉस्फोलिपिड लेयर, ये हेड पोर्शन क्या करता है ना, जो ड्रग होता है उसको ये गोला बना लेता है, एक पॉकेट साइड, ये खा जाएगा इसको, हेड पोर्शन ड्रग को। खाने के बाद क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे गाइस देख रहे हो आप, बहुत सारी मुंडिया है ये फॉस्फोलिपिड के। खाने के बाद क्या होगा कि ये एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे और उसको ये क्या कर देंगे, भेज देंगे नीचे की साइड, यानी क्रॉस करवा देंगे। तो यही होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ये समझने में। तो गाइस अब यहीं पे हम लोग देख लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर एब्जॉर्प्शन में देखें तो। और ये 10 पॉइंट्स आपको इनमें से कोई सा भी लिख दीजिएगा, आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप गाइस देख सकते हो बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कि हो गया ड्रग सॉल्युबलाइजेशन, फॉर्मुलेशन फैक्टर, ऐसे बहुत सारे हैं। तो 1 by 1 सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला है ड्रग सॉल्युबलाइजेशन। तो गाइस इसमें क्या होता है कि जो ड्रग होता है, अगर वो हमारा लिपिड सॉल्युबल नेचर का है, अभी आपको मैंने क्या बताया, मोस्ट ऑफ द ड्रग लिपिड सॉल्युबल जो कि इजीली क्रॉस कर जाते हैं। बट जो हाइड्रोफिलिक सॉल्युबल ड्रग जो होती है, हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, वो इजीली क्रॉस नहीं कर पाती है। तो यानी लिपिड सॉल्युबल ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन हुआ वो क्या हुआ, फास्ट। और जो हाइड्रोफिलिक नेचर के जो ड्रग्स होती है उनका एब्जॉर्प्शन रेट क्या हुआ, लेस, यानी कम हुआ। तो यही था ड्रग एब्जॉर्प्शन। गाइस लिखना है लिख लीजिए, अदरवाइज आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे नोट्स। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो है फॉर्मुलेशन फैक्टर। अब फॉर्मुलेशन फैक्टर पे हमें ये देखना है ना कि फॉर्मुलेशन करते वक्त जो मैन्युफैक्चरर है वो मतलब इस टाइप से ड्रग का डेवलप मैन्युफैक्चर करता है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे वो इसका इंक्रीज कर सकता है एब्जॉर्प्शन और डिक्रीज भी कर सकता है। कैसे, तो इसके अंदर क्या होता है, एपीआई होता है, हमें भी मालूम है। और एपीआई कंटेंट करता है क्या, एक्सीपिएंट, फिलर, डिसइंटीग्रेटर, बाइंडर, ल्यूब्रिकेंट। तो गाइस यहाँ पे सबके डेफिनेशन लिखा हुआ। फिलर जो कि ड्रग को बड़ा और छोटा कर सकता है, और डिसइंटीग्रेटर जो कि हेल्प करता है किसमें, ब्रेक डाउन में, किसका, टैबलेट का, किसमें, ग्रेन्यूल फॉर्म में यानी छोटे फॉर्म में। बाइंडर का काम क्या है, ज्वाइन करना। ल्यूब्रिकेंट का काम क्या है, स्टिकीनेस से बचाना। तो गाइस यहाँ पे जो हम ड्रग है अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन, दैट मीन्स जो अगर हम लोग डिसइंटीग्रेटर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा ड्रग है अगर वो अच्छे से टूट गया छोटे छोटे फॉर्म में, फाइन पार्टिकल्स में, ग्रेन्यूल फॉर्म में, तो वो उसका एब्जॉर्प्शन रेट हाई हो जाएगा। बट वही अच्छे से नहीं टूट पाएगा, अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। तो कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, तो लेस एब्जॉर्प्शन हुआ ना, अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ।
तो यहाँ पे गाइस ल्यूब्रिकेंट है, तो ल्यूब्रिकेंट हो गया, बाइंडर हो गया, तो ये सब हेल्प करते हैं। तो गाइस आई होप आपको गाइस समझ आ रहा होगा। अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पे फिलर है, फिलर्स में क्या करते हैं हम लोग, ड्रग है उसको हम लोग बल्क यानी जितना मोटा चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं ड्रग के साइज को। कोई ड्रग आपने देखा होगा मोटे साइज का, कोई ड्रग देखा होगा छोटे साइज का, तो वही होता है फिलर। जितना बड़ा साइज का ड्रग होगा उतना उसका लेस एब्जॉर्प्शन हो गया। तो यही होते हैं ल्यूब्रिकेंट। भाई अगर स्टिकनेस टाइप का अगर ड्रग हुआ, भाई ड्रग जो हम बना रहे हैं तो उसका लेस एब्जॉर्प्शन हुआ ना, अगर वो एकदम फ्री फ्रॉम स्टिकनेस हुआ, एकदम मतलब फ्लूइड के थ्रू जाते ही पानी में घुल गया, ल्यूब्रिकेंट डेट मीन्स हाइड्रोफिलिक नेचर का अगर हुआ, डेट मीन्स वाटर लविंग, तो हमारा ड्रग का है पेट में गया, पेट में क्या वाटर के थ्रू वो ब्रेक डाउन हो गया, इजिली अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो गया। तीसरा क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग एट एब्जॉर्प्शन साइट। अगर जो हमारा एब्जॉर्प्शन साइट आप समझ रहे हो गाइस, क्या है ये एब्जॉर्प्शन साइट, ये है हमारी वो जगह जहां पे हमें जरूरत है ड्रग की। जैसे कि हमारा पैर है, पैर के अंदर हमें जरूरत है पैर के सेल्स जो है वो पेन हो रहा है, तो ड्रग वहां पे पहुंच रहा है, तो वहां पे उसकी कितनी कंसेंट्रेशन है, या फिर जो हमारा हाथ है वहां पे जो ड्रग की कितनी कंसेंट्रेशन है। तो गाइस अगर उस रीजन में अगर ज्यादा फ्लूइड या फिर ज्यादा लिक्विड अगर फ्लो हो रहा होगा जिस भी रीजन में, वहां पे कंसेंट्रेशन ड्रग का ज्यादा होगा। अगर लेस फ्लो हो रहा है लिक्विड का जिसकी वजह से वहां पे कंसेंट्रेशन कम हो जाता है ड्रग का, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कंसेंट्रेशन बहुत ही सिंपल वे में समझाया मैंने आपको। और चौथा देखें यानी फोर्थ वन, तो यहाँ पे है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से हम क्या समझते हैं, जो हम ड्रग खाते हैं तो अगर भाई अगर ज्यादा स्पेस अगर मिलेगा तो एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा ना, अगर कम स्पेस हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाएगा। तो स्टमक और इंस्टेटाइन में अगर कंपैरिजन करें तो स्टमक में लेस स्पेस है और इंस्टेटाइन में ज्यादा स्पेस है, जिसकी वजह से कम एब्जॉर्प्शन होता है और इसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली मालूम है हमें, ओरल अगर हम लेंगे तो अगर उसने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करवा दिया टैबलेट ने, डेट मींस उसका लेस ऑब्जॉर्प्शन, इसलिए ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी होते हैं ना गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं भाई कि थोड़ा इनका जो बायो अवेलेबिलिटी है ना वो कभी भी 100% नहीं होता, कम होता है 100 से जनरली। बट इंट्रावेनस यानी आईवी जो हम इंजेक्शन फॉर्म में लेते हैं ना अपने मसल्स के अंदर, इनका जो बायो अवेलेबिलिटी हो तो वो 100% होता है, क्योंकि भाई वो डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है ना, नसों में दे रहे हैं हम लोग, नस में दे रहे हैं तो नस में खून है, खून में ही तो जाएगा, तभी तो वो पूरे बॉडी में जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर के वो अपना साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा। बट यहाँ पे पहले वो पेट में जाए, फिर वो यहाँ वहां जाते जाते उसका कम हो जाता है, यानी दिक्कत होता है। ओरल रूट में बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लेस होता है एब्जॉर्प्शन रेट। अब ब्लड फ्लो, अगर जो हमारा जो साइट है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक पैर के सेल हो गया, एक हाथ का सेल हो गया, अगर हाथ के सेल के वहां पे ज्यादा ब्लड तेजी से बह रहा है, मतलब ज्यादा फास्टर है वहां पे, ज्यादा मोर एरिया में, और पैरों में कम है, दैट मीन्स वो वहीं पे ज्यादा एक्ट करेगा, यानी एब्जॉर्प्शन साइड पे जो ब्लड फ्लो है अगर वो ज्यादा है यानी इंक्रीज मोर है यानी ज्यादा है, और कम है तो वो फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा या लेस एब्जॉर्प्शन होगा अकॉर्डिंग टू ब्लड फ्लो, यानी उस साइड पे जहां पे हमें चाहिए। बस इतना ही आपको समझना था। ये हो गए 6 पॉइंट्स। अब 7 पॉइंट हम देख लेते हैं गाइस। 7 पॉइंट है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। आई होप आपको गाइस वीडियो समझ आ रहा होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा गाइस। ऐसा नहीं है कि गाइस कुछ स्टूडेंट बोर हो गए होंगे, बट कोई नहीं, बट जिनको समझना है वो समझ रहे हैं। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में क्या होता है गाइस, इस वर्ड से हम क्या समझते हैं, आखिर इस वर्ड से हम ये समझते हैं कि कितना टाइम लग रहा है कि जो हमारा फूड जो है हमारे पेट के अंदर है, पेट से कैसे इंस्टेटाइन में पहुंच रहा है, वही टाइम होता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। तो जितना जल्दी अगर वो स्टमक से इंस्टेटाइन में जाएगा उतना ही जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का, और जितना स्लो होगा यानी टाइम लगा रहा है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में यानी फूड स्टमक से इंस्टेटाइन में, उतना ही कम एब्जॉर्प्शन होगा। फूड के पास प्रॉपर्टी होता है, डॉक्टर कभी भी आपको सलाह करता है कि आपको ये टैबलेट लेना है, ये कैप्सूल लेना है, तो गाइस वो आपको ये भी सलाह देता होगा अगर आपको बुखार उखार या किसी भी सिचुएशन में कि इस टाइप का आपको फ्रूट्स लेना चाहिए, यानी इस टाइप का आपको खाना खाना चाहिए कि ये लिक्विड से भरे हुए खाने, और लाइक खिचड़ी टाइप का हो गया, और फैटी से मना करता है। जो फैटी फूड होते हैं ना जनरली ये क्या करते हैं, लेस एब्जॉर्प्शन कर देते हैं ड्रग को, और जो नॉन फैटी फूड्स होते हैं जनरली वो जो हमारी मेडिसिन है उनको एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज कर देते हैं।
तो ये हो गया फूड। फूड क्या काम करता है? डिले करने का काम करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। फूड रहेगा तो डिले हो जाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन रेट, अगर इस टाइप के हम फूड खाने लगे तो फैटी फूड, इसलिए आपको डॉक्टर मना करता होगा। इंस्टेटाइन मोटिलिटी मतलब क्या समझे कि जो हमारा इंस्टेटाइन है उसके अंदर फूड का मूवमेंट होना। अगर भाई जितना जल्दी भाई पास आउट कर जाए, यानी फूड जो है इंस्टेटाइन से क्रॉस हो जाए, उतना ज्यादा उसका क्या होगा? गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी जो मूवमेंट हुआ वो स्टमक से इंस्टेटाइन से निकल गया, डेट मीन्स फास्टर उसका एब्जॉर्प्शन हो गया ड्रग का, अदरवाइज स्लो होगा। तो वाइस वर्सा आप बता सकते हो। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी, ये आपको गाइस समझना है। आई होप आपको गाइस वीडियो के दौरान ही समझ आ गया होगा, बट नहीं समझ आया तो देख लेते हैं। जो हम ड्रग लेते हैं, ड्रग लेने का बहुत सारे मेथड्स हैं। तो गाइस जो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, यानी कितने भाग में जो वो ड्रग है उसका कितना भाग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, वही होता है हमारा बायो अवेलेबिलिटी। उसके बाद वो अपना साइट ऑफ एक्शन परफॉर्म करेगा। डेट मीन्स अगर हम लोग ऑरल ड्रग लेते हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के दौरान इस ड्रग का फ्रैक्शन जो होता है 100 mg है तो कम mg का हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल भी बता रखा है 100 mg का लिया टैबलेट तो ये 60 mg तक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद 60 mg हो गया, यानी कम हो गया। बिकॉज जो हमारा ड्रग है वो पहले स्टमक में गया, इंस्टेटाइन में गया, देन लिवर में जाकर मेटाबोलाइज हो गया, डेट मीन्स कम हो गया उसका पावर। और इसके बाद 60 बायो अवेलेबिलिटी कितना कम हो गया। बट वही आईवी के थ्रू यानी नसों के द्वारा 100% बायो अवेलेबिलिटी होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही जो हम ड्रग ले रहे हैं वो सारा का सारा ही पहुंच गया ना नस खून के अंदर, ब्लड के अंदर, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो वही यहाँ पर गाइस एग्जांपल बता रखा मैंने। अब गाइस एक ग्राफ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग, तो कितना ये पहुंचता है, और यहाँ पे टाइम के प्रेजेंस में हम लोग देखते हैं। AUC जनरली एरिया अंडर कर्व होता है। तो गाइस क्या होता है कि अगर हम लोग ऑरली खाते हैं टैबलेट को तो ये हुआ स्टार्ट, खाने के बाद एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये एक्शन प्रोवाइड करवाते करवाते ये एक्सक्रीशन हो गया। बट आईवी लेते हैं तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कहीं ग्राफ उठा ही नहीं, ये पहले से उठा हुआ था, ये पहले से, डेट मीन्स एब्जॉर्प्शन इसका 100% हो गया है। यानी यहां से अगर लाइन अगर आ रहा है ना, डेट मीन्स क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो चुका है। यानी जैसे यहाँ पे ग्राफ ये जा रहा है ऊपर की साइड में, इसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब होता है एक्सक्रीशन हो रहा है, और यहाँ पे सेंटर पे ये अपना साइट ऑफ एक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। तो यानी ये अपना एक्शन प्रोवाइड करवा के एक्सक्रीशन हो गया। और बायो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? AUC ओरल अपॉन में AUC इंजेक्टेड इंटू 100। AUC क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। आई होप आपको गाइस ये समझ आ गया होगा अच्छे से। एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट वन, जो 11th वन है, कोई सा भी आपको 10 लिखने थे, तो ये है बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस जैसे कि 2 कंपनी है, एक ग्लास्को कंपनी हो गया, एक सिप्ला कंपनी हो गया, दोनों ने एक ड्रग बनाया, दोनों ड्रग बना रहे हैं, सेम एक्टिव एजेंट डाले, सेम स्ट्रेंथ डाल रहे, उसका 100 mg तो उसने भी 100 mg, इसने डोजेस फॉर्म सॉलिड रखा है, टैबलेट बना रहा है तो वो भी टैबलेट ही बना रहा है, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑरल है तो उसका भी ऑरल ही है। तो इसकी वजह से जो दोनों की बायो अवेलेबिलिटी होती है वो सेम होती है, इसी को हम बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस। आई होप आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जो भी स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो देखे, सो थैंक यू सो मच आपका देखने के लिए, आपको इतना टाइम निकालने के लिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इस वजह से आपको गाइस पता चल गया होगा टाइम क्यों लगा वीडियो आने में।